नमस्कार। वेलकम टू तेज सिविल्स और मेरा नाम है दिनेश टेकवानी। और हम हमारी मैथ्स और रीजनिंग की लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर और इस पूरे मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, वो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये टॉपिक देखो प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लास 10 तक का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक कवर नहीं होता हमारे स्कूल्स में। तो जिन लोगों ने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स ली है वो लोग इस टॉपिक से बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। उनको पता ही नहीं होता कि परम्यूटेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे, एकदम जीरो से टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पूरे बेसिक्स के साथ इस पूरे टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करेंगे। ठीक है, तो इस होलिस्टिकली कवर करने में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक की दो क्लास करेंगे। पहली क्लास के अंदर आज हम क्या करेंगे, सारे बेसिक्स कवर कर लेंगे, सारे बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे। परम्यूटेशन क्या है, कितने तरीके के सवाल उसमें बेसिकली बनते हैं, कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें कितने तरीके के सवाल बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कि लेक्चर 6A के नाम से यानी क्लास 6A के नाम से आ जाएगा, उसमें हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे, जिसमें हम आरएएस और एसआई के पीवाईक्यू, कुछ यूपीएससी सीसेट के पीवाईक्यू और कुछ सवाल आगे के कि कैसे और एग्जाम में बन सकते हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। इस टॉपिक की अगर मैं एग्जाम के रेलेवेंस की बात करूं तो देखिए, लगभग 2 साल में एक बार तो ऐसा सवाल आ ही जाता है। लेकिन इस टॉपिक में ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, अगर आरपीएससी को अपना पेपर टफ बनाना हुआ, खास करके मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में, तो एक टॉपिक जिसको टारगेट करेगा वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट टॉपिक है, इतने तरीके के सवाल इसमें बनते हैं कि आरपीएससी इसमें बहुत से इनोवेशन कर सकता है। तो हमें क्या करना है, आरपीएससी को 2 कदम आगे बढ़ के इस टॉपिक में पकड़ना है कि आप ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ सकते हो, तो हमें पूरा प्रिपेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट से। मैं आपको परम्यूटेशन समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिले 8 फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल ना दो साइन होते हैं। एक होता है कि किसी नंबर के आगे ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दो या फिर किसी नंबर पे ऐसे लिख दो, तो वो भी क्या होता है, फैक्टोरियल का साइन होता है। अब इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब यही कि अगर मैंने लिखा है 8 फैक्टोरियल, तो 8 से पीछे आप मल्टीप्लाई में लिखते जाओ। मतलब 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 सॉरी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे पूरा पीछे तक लिखते जाओ। ठीक है, इसका मतलब है 8 का फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। सेम अगर मैं बोलूं आपको 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 से आप उल्टा लिखते जाओ, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करते जाओ, इसका मतलब है फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि सारे सवालों के अंदर हम यही करने वाले हैं, इसका फैक्टोरियल उसका फैक्टोरियल। तो पहले मतलब तो पता हो कि फैक्टोरियल का बोल रहा हूं तो मतलब क्या है। तो जब मैं बोल रहा हूं फैक्टोरियल ऑफ 8, मतलब 8 से पीछे मल्टीप्लाई करते जाओ, और फैक्टोरियल 5 तो 5 से पीछे मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, समझ में आ गया फैक्टोरियल। चलिए अब आगे हम समझते हैं पहली इंपॉर्टेंट बात, वो है परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय। ठीक है, आप ये हिंदी में मत जाओ, इंग्लिश में रखो परम्यूटेशन, क्योंकि हिंदी में बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, इसलिए इंग्लिश में याद करेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या है, परम्यूटेशन जो होते हैं ना, वो अरेंजमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से। मतलब आपको दी गई वस्तुओं या फिर उसमें से कुछ वस्तुओं से कोई व्यवस्था बनाने को दी जाए। मतलब मैं आपको ये बोलूं कि ये 5 बच्चे हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5। अब इन 5 बच्चों को आपको अलग अलग तरीके से बिठाना है। कभी एक वाला आगे बैठेगा, उसके बाद 3 बैठेगा, फिर 4 बैठेगा, फिर 5 बैठेगा, कभी 2 बैठेगा, कभी सेकंड नंबर वाला आगे बैठ जाएगा, 1 बैठ जाएगा, 3 बैठ जाएगा, 4 बैठ जाएगा, 5 बैठ जाएगा। मतलब क्या है, ये अरेंजमेंट कर रहे हो आप। जो आपको वस्तुएं दी हैं, जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, वो तरीके निकालना ही क्या है, परम्यूटेशन से। यानी परम्यूटेशन मतलब क्या है, आप अरेंजमेंट्स बनाएंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन मतलब क्या, व्यवस्था बनानी है दी गई वस्तुओं में से सभी की, या फिर अगर सवाल बोलेगा कि 5 वस्तुएं दी हैं, इनमें से कोई 3 वस्तुओं को लेकर मुझे व्यवस्था बनानी है, तो वो सभी क्या है, ऐसा जो भी कन्वर्टेशन होगा वो क्या होगा, परम्यूटेशन होगा। ठीक है, अब परम्यूटेशन तो आपको समझ में आ गया होता क्या है, लेकिन इसके सवाल कैसे बनते हैं और हम इसमें कैसे आगे मूव करते हैं वो समझते हैं। मान लीजिए आपको n वस्तुएं दी हैं और ऐसा बोला गया है कि सभी n वस्तुओं को साथ में लेकर ली जाने वाली व्यवस्थाएं बताओ। तो इसका मतलब होता है, मान लीजिए मैंने आपको वही सवाल लेते हैं, 5 बच्चे हैं, अच्छा इनका नाम दे देते हैं, ये 5 बच्चे हैं, मान लो A B C D और E।
मैंने इनको बोला आपको इनको अरेंज करना है अलग अलग, कितने टाइप से आप अरेंज कर सकते हो, यानी कि क्या करना है, परम्यूटेशन निकालना है। अगर सभी पांचों बच्चों को अरेंज करना है एक साथ तो क्या है, n का फैक्टोरियल, यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल। कितने बच्चे हैं, 5, तो 5 का निकाल दो फैक्टोरियल, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे 5 × 20, 60 और 120। तो 120 वो तरीके हो जाएंगे जिनसे इन 5 बच्चों को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हो, व्यवस्था बना सकते हो। पहली चीज ये। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सवाल कैसा आता है। सवाल ऐसे आता है कि आपको एक शब्द दे देगा, मान लो रोज। रोज शब्द के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों के शब्दों की संख्या बताइए। अब देखो रोज जो वर्ड है इसमें खुद में क्या है, 4 अक्षर ही है ना, 4 लेटर्स हैं रोज के अंदर, और आपको 4 अक्षर वाले ही वर्ड बनाने हैं, चाहे उसको कोई मतलब हो या नहीं हो, उसको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ व्यवस्था बनानी है। यानी कि 4 वर्ड है मेरे पास, ROSE, मुझे इससे अलग 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 वर्ड बनाने हैं, यानी इनको अलग अलग तरीके से क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो वो कितने तरीके हैं, क्योंकि 4 ही वर्ड्स हैं और मुझे व्यवस्थित भी चारों को ही करना है। सिंपल सी बात है, n फैक्टोरियल, मतलब 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 × थ्रू, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1। 1 लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, कोई 1 से तो वही आता है। 4 × 12, 12 दूनी 24, यानी ऐसे कितने तरीके हैं, ऐसे 24 वर्ड बन जाएंगे, ऐसे 24 तरीके हैं जिससे कि मैं रोज के जो लेटर्स हैं इनको अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, बेसिक बात समझ में आई होगी। परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। उसमें पहली बेसिक बात, जितने ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं सभी को अगर अरेंज करना है तो उसका फैक्टोरियल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। ठीक है, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं, एक एक करके हम इनके अंदर आप कंडीशन डालते जाएंगे कि इस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में क्या करना है। अगली बात, मान लीजिए वो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स ना दे और बोले इस सारे ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, मतलब यदि n वस्तुओं में से वो आपको बोले कि r वस्तुओं को ही एक साथ लेकर आपको व्यवस्था बनानी है, मतलब अगर 5 बच्चे हैं इनमें से कोई 3 को ही लेकर व्यवस्था बनानी है, जो उसका फॉर्मूला होता है या फिर जिस तरीके से हम लिखते हैं उसको मैथ्स में, उसको बोलते हैं NPR। क्या बोलते हैं, NPR। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। n मतलब जो टोटल नंबर है, r मतलब जितने वस्तुओं को लेकर आपको वो व्यवस्था बनानी है। तो ऊपर तो आप लिख दोगे टोटल नंबर, नीचे जो टोटल नंबर है माइनस जितनी व्यवस्था बनानी है उसका फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ गया। अगर टोटल नंबर में से कुछ वस्तुओं का ही बनाना है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में NPR। ठीक है, और NPR का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। एकदम दिमाग में इन चीजों को सेट करते जाना है साथ के साथ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब एक सवाल समझ लेते हैं। मान लो वो आपको ऐसे बोल रहा है कि एक वर्ड है दिल्ली, इसके अक्षरों को यूज करके आप 3-3 अक्षरों के कितने शब्द बना सकते हो। अब दिल्ली जो है उसमें कितने अक्षर हैं, पहले वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। भैया दिल्ली में तो 5 अक्षर हैं, टोटल कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, यानी n की वैल्यू है आपकी 5। लेकिन बनाने कितने अक्षर के शब्द हैं, मुझे केवल 3 अक्षरों के शब्द बनाने हैं, मतलब r की वैल्यू क्या है, 3। मुझे कोई 3 अक्षर लेने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, NPR वाली कंडीशन, यानी कि 5P3, 5NPR 5P3। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या है, जितने आपको बनाने हैं जो यूज करके। तो 5P3 मैंने क्या बोला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब समझो सॉल्यूशन का तरीका, जब भी ऐसे अपॉन में फैक्टोरियल है तो करना क्या है कि जो ऊपर वाली संख्या है ना उसको आप खोलते जाओ, 5 4 3। अब आप नीचे अगर जो फैक्टोरियल दिया हुआ है वहां आके रुक जाओ और फैक्टोरियल लगा दो, और ये लगा दो 2 का फैक्टोरियल, ये कट गया। सपोज दैट यहां पर 2 का नहीं 3 का फैक्टोरियल होता ना, तो मैं 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल बस रुक जाता। क्यों, क्योंकि मैं क्यों अपना टाइम और इंक वेस्ट करूं 3 × 2 × 1 लिखने में, फिर नीचे लिखूं 3 × 2 × 1 और फिर काटूं। इससे बढ़िया ये रहेगा ना मैं यहां पे रुक जाऊं। अगर मुझे दिख रहा है कि नीचे 3 का फैक्टोरियल है
तो ऊपर 3 के फैक्टोरियल पे आके रुक जाओ कि मैं 3 के फैक्टोरियल को 3 के फैक्टोरियल से काट दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर मैंने 2 पे रुक गया और 2 से काट दिया, सॉल्व कर लिया, 5 चौक 20, 20 दिया 60, यानी कि दिल्ली जो शब्द है इसके अक्षरों से हम 60 ऐसी 3-3 अक्षरों के वर्ड बनाने हो तो 60 अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि उस वर्ड का कोई मतलब निकलेगा या नहीं निकलेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 60 अलग अलग वर्ड बन सकते हैं। मतलब मान लो पहले आपने DEL को ले लिया, उससे मैंने DEL बना लिया, फिर LED बना दिया, ऐसे कुछ भी बना दिया, फिर मैंने LHI ले लिया, ELH में कुछ भी ले लिया। ये सारी कंडीशन जो है इसमें फुलफिल हो गई 60 के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अगला लेवल आगे बढ़ाते हैं परम्यूटेशन के अंदर। परम्यूटेशन में 2 लेवल क्या थे? पहला लेवल क्या था? अरेंजमेंट बनाना है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सभी ऑब्जेक्ट्स है तो n का फैक्टोरियल। सेकेंड लेवल क्या था? जितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स r को लेकर मुझे बनाना है तो npr। npr मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे लेवल पे। अगर मान लीजिए जो वस्तुएं आपको दी हुई हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं A, B, ठीक है, अगर आपको इससे बनाना है तो आप पहले वाले A को पहले लिखो, फिर B को लिखो, फिर A को लिखो, और अब सेकेंड टाइम सेकेंड वाले A को लिखो, फिर B को लिखो, A को लिखो। क्या कोई डिफरेंस आया? डिफरेंस तो नहीं आया। मतलब क्या है, जब कोई चीज रिपीट हो रही है आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो एक नई कंडीशन बनेगी। वो नई कंडीशन क्या बनेगी? अगर आपको n वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचय के अंदर, ठीक है, अगर कुछ वस्तुएं एक समान है, मान लो P वस्तुएं एक समान है, Q वस्तुएं एक समान है और R वस्तुएं एक समान है, ये मैंने एग्जांपल दिया है। एक जरूरी नहीं है 3 ही एक समान हो, कोई एक भी एक समान हो सकती है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? नॉर्मल केस में हम क्या कर रहे थे, अगर हम सभी वर्ड्स का यूज करके बना रहे थे तो हम कर रहे थे n फैक्टोरियल कर रहे थे ना। लेकिन अगर उसमें कुछ रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो जो रिपीट हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड दे देंगे। अब देखो, जो हमने 2 एग्जाम्पल पहले किए थे, पहले हमने रोज का एग्जाम्पल किया, ठीक है, अब रोज ROSE कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं। दिल्ली में कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं। इसलिए हमने इस चीज की यहां पर बात नहीं करी। लेकिन ना, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन पढ़ा दी है ये वाली, ये अगर रिपीट होगा तो उसके डिवाइड में आपको उसका फैक्टोरियल देना है, तो एक एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि ये NPR में समझ नहीं आता कि कहना क्या चाहते हो आप। ठीक है, जैसे कि सवाल है कि इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी सारे वर्ड्स यूज करने हैं आपको। इसने कुछ नहीं बोला 3 अक्षर का 4 अक्षर का, मतलब क्या है, सारे वर्ड्स यूज करने हैं। सबसे पहला काम क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट कर लेते हैं कितने अक्षर हैं। इंटरनेशनल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 13। अब मुझे एक बात बताओ, इस वर्ड में इंटरनेशनल में क्या कुछ अक्षर रिपीट हो रहे हैं? जी हाँ, रिपीट हो रहे हैं। तो वो कौन कौन से अक्षर हैं और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, अब हमें वो काउंट करना है। पहले उठाते हैं आई को। ये देखो, आई एक बार आ गया, ये आई 2 बार आ गया, आई आया है 2 बार, तो मैंने यहां लिख दिया आई और 2 बार। एन भी रिपीट हुआ है क्या? जी हाँ, एन भी रिपीट हुआ है। एन एक बार, एन 2 बार और ये एन 3 बार, एन हो गया 3 बार। टी भी रिपीट हुआ है क्या? जी हाँ, टी एक बार और ये टी 2 बार, टी आ गया 2 बार। ई रिपीट हुआ है क्या? नहीं, ई रिपीट नहीं हुआ। आर रिपीट हुआ है क्या? नहीं हुआ। ए नहीं हुआ, ओ नहीं हुआ, ए भी तो रिपीट हुआ है। जी हाँ, ए रिपीट हुआ है, ये रहा ए और ये ए आ गया आपका 2 बार। ठीक है, आर रिपीट नहीं हुआ, ए रिपीट हुआ है, ओ नहीं हुआ, एल नहीं हुआ, यानी मेरे पास 4 इंटरनेशनल जो वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है जो 2 बार रिपीट हुए हैं। आई देखो 2 बार हुआ है आई, और ये आई। एन 3 बार हुआ है, एक बार एन, 2 बार एन, 3 बार एन। टी 2 बार हुआ है, एक बार टी, 2 बार टी, और ए भी 2 बार हुआ है, एक बार ए, 2 बार ए। ऐसे सवालों में आराम से काउंटिंग में गलती नहीं करनी है, ठीक है, एकदम आराम से करना है। अब मतलब क्या, मेरा क्या था कि टोटल कैसे करते थे हम पहले, टोटल नंबर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर लगा दो फैक्टोरियल, लगा दिया सर फैक्टोरियल। अब जो जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे आप लगातार डिवाइड देते जाओ। आई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड दे दो, फिर डिवाइड दे दो 3 के फैक्टोरियल से, फिर डिवाइड दे दो 2 के फैक्टोरियल से,
फिर वापस डिवाइड दे दो 2 के फैक्टोरियल से। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व। 13 का फैक्टोरियल यानी 13, 12, 11, 10, 9, 8। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तो देखो इसमें बड़ी होती है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस जितना पॉसिबल है। जैसे अब मुझे दिख रहा है 3 का फैक्टोरियल है नीचे सबसे बड़ा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको 3 पे रोक दिया, ठीक है। अब 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। 3 का फैक्टोरियल तो मैं काट ही दूंगा, तो कुछ छेड़ते ही नहीं है। फिर से 2 और फिर से 2। अब ये कट गया, ठीक है, ये कट गया सर, ये मान लो कट गया। 2 2 जा 4 होता है सर, और ये 2 से इसको काट दो 3 को, ठीक है। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करना है आपको। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है। तो अलग अलग लिख ले दो इसको, मतलब इसको मल्टीप्लाई तो आप कर ही देंगे ना। अब मैं इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँ तो कोई फायदा नहीं है। मल्टीप्लाई आप लोग कर ही सकते हैं इसको, ठीक है। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि इंटरनेशनल वर्ड से आपको कितने जो है वर्ड्स आप बना सकते हो। बस सीखने वाली बात क्या थी इस सवाल से, सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं। जो जो लेटर रिपीट हो रहे हैं, जो जो ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, उनको लिख लेना है काउंट करके। टोटल नंबर जैसे हम कर रहे थे वो ऊपर, अपॉन में जो भी रिपीटेशन हो रहा है उसका फैक्टोरियल आता जाएगा, और क्वेश्चन को कर दो सॉल्व। आपके पास आपका सवाल का जवाब होगा। समझ में आ गए? 3 चीजें हमने समझ ली। पहली चीज, क्रमचय दे दे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन फैक्टोरियल, उसमें से आर ऑब्जेक्ट से बनाना है, तो एनपीआर मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर कोई वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सॉरी कोई लेटर या कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, तो उनका डिवाइड देते जाना है, ठीक है। चलिए अब एक सवाल ऐसा कर लेते हैं जिसमें हम अगली कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं, मतलब डबल चीज हो, मतलब कोई कंडीशन भी दी हुई है और वर्ड्स भी रिपीट हो रहे हैं। या फिर पहले हम ऐसा करते हैं, पहले कंडीशन समझ लेते हैं, फिर एक ऐसा सवाल करेंगे जिसमें कंडीशन भी होगी और वर्ड्स भी रिपीट हो रहे होंगे। कंडीशन का मतलब क्या है, मान लीजिए एक शब्द दिया है आपको डॉटर, ठीक है। इस डॉटर शब्दों के अक्षरों से बने जा सकने वाली विभिन्न 8 अक्षरी व्यवस्थाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है कि सभी स्वर यानी सारे जो वॉवल्स हैं वो एक साथ आने चाहिए, और सेकंड कंडीशन में सारे वॉवल्स यानी सारे स्वर एक साथ नहीं आने चाहिए। यानी पहली बात तो ये है कि हमें सारे वर्ड्स यूज करने हैं क्या या नहीं करने, वो काउंट कर लेते हैं। क्या डॉटर में 8 ही वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, 8 ही वर्ड्स हैं और 8 ही इसने पूछे हैं, यानी नॉर्मल एन फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। लेकिन क्या इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि सारे स्वर एक साथ आए, वॉवल्स। अब थोड़े से हम चलते हैं बचपन में, इंग्लिश में जो हमारी एबीसीडी है इसमें 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है, 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, और 21 क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, वो आपको पता होगा। अब इस 5 वॉवल्स में से डॉटर में क्या क्या आ रहा है, देखो ए आ रहा है, यू आ रहा है, ई आ रहा है। अब ये पहले सवाल में बोल ऐसे रहा है कि ये ए यू और ई जो है ना, ये एक साथ रहना चाहिए। ये क्या रहना चाहिए, ए यू और ई, इसके बीच में कोई और वर्ड नहीं आना चाहिए। ये ए और यू, ए यू और ई एक साथ आना चाहिए। बाकी अब जो वर्ड बचे, डी बचा, जी बचा, एच टी और आर, यानी कि ये हो गए 3 वर्ड और ये 5, ठीक है। ये 3 और ये 5 ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। इसने क्या बोला, भैया ये ए यू और ई जो है ये एक साथ आना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात समझो, इस तरह के सवाल में करते कैसे हैं। अब क्योंकि पहले जो ये वर्ड था ये 8 अक्षरों का वर्ड था, लेकिन जब भी हमने कोई एक कंडीशन बना दी, तो जो पूरी ये कंडीशन है, ये पूरी एक कंडीशन एक वर्ड एक लेटर के रूप में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि ये एक साथ रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब फिर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 प्लस इसको काउंट करेंगे 6, यानी क्या हो गया 6 का फैक्टोरियल ये हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, ये आपने ऐसे कर दिया, अब जो आपका ये वाला है, जो आपका आपने एक कंडीशन मानी है कि सारे स्वर एक साथ होने चाहिए, इसके अंदर 3 स्वर मिले आपको। ये 3 स्वर भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यू आगे आ जाए, ए भी चला जाए, मतलब क्या है कि ये 3 का भी तो आपस में परम्यूटेशन बनेगा, इन 3 की भी तो आपस में व्यवस्था बनेगी। इसलिए क्या होगा, ये 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे? सबसे पहली बात, अगर उसने ऐसे बोला है कि सारे स्वर एक साथ रहने चाहिए, तो इसको एक ग्रुप बनाया और उस एक ग्रुप को एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने। क्यों माना एक ऑब्जेक्ट,
कि सारे स्वर एक साथ हैं। मान लो अभी ये फर्स्ट नंबर पे है, पर ये सेकंड नंबर पे भी तो हो सकते हैं, पहले डी आ जाए फिर स्वर आ जाए बाकी वर्ड आ जाए। ऐसे ही ये थर्ड वर्ड पे भी हो सकते हैं, फोर्थ पे भी हो सकते हैं, यानी कि ये भी एज एन लेटर पूरी तरीके से क्वेश्चन में काम करेगा। वहीं अगर मान लो सवाल में आपको ऐसे दे देता कि सारे स्वर एक साथ शुरू में ही आएंगे, तब हम क्या करते इसको स्टेबल मान लेते और इन 5 को ही लेते। लेकिन यहाँ पे स्टेबल तो नहीं है, ये तीनों एक साथ आएंगे, बस ऐसे बोला है, तो इस पूरे ग्रुप को एक लेटर मान लेंगे और ये 1 2 3 4 5 और 6 फैक्टोरियल। अब ग्रुप के अंदर देखेंगे, क्या ग्रुप के अंदर चेंजेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 3 लेटर है तो उतने का फैक्टोरियल लिख दिया। कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो अपॉन में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2। ठीक है, तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720, 720 मल्टीप्लाई 6 0, 6 2 12, 6 7 जा 42 और 1 43, यानी 4320 ऐसे वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, अगला स्टेप समझ गए, कोई कंडीशन डालेगा तो उस कंडीशन को ऐसे फुलफिल करके और काउंट कर लेना है। चलिए, अरे हाँ, एक क्वेश्चन तो रह गया कि सभी स्वर एक साथ नहीं आए। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। मेरी एक बात समझो, अब आपने ये निकाल लिया कि सभी स्वर एक साथ आए हैं, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि सभी स्वर एक साथ नहीं आएंगे, तो कैसे कर सकते हैं? जो बिना कोई कंडीशन के टोटल नंबर पॉसिबल है, टोटल नंबर के परम्यूटेशन अगर पॉसिबल निकालने हो मुझे, तो ये कितने वर्ड हैं? 8 वर्ड हैं और कुछ रिपीट नहीं हो रहा, मतलब क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें से अगर मैं वो कंडीशंस माइनस कर दूं जिसमें स्वर एक साथ आ रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, माइनस करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? जिसमें स्वर एक साथ नहीं आ रहे होंगे। मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंडीशन माइनस स्वर एक साथ आने वाली कंडीशन। ये मैंने निकाल लिया पहले सवाल में, तो मैं क्या करूंगा? 8 फैक्टोरियल में से माइनस कर दूंगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4320 को 8 फैक्टोरियल कर लूंगा कैलकुलेट, और उसमें क्या कर दूंगा मैं? 4320 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा, जिसका मतलब होगा कि सभी स्वर एक साथ नहीं आएंगे। अब 8 फैक्टोरियल आपको निकालना है तो निकलवा सकते हो मेरे से, है ना। 8 मल्टीप्लाई 6, अब देखो यहां पर मैंने ये निकाला था ना 726 का फैक्टोरियल, ठीक है। 720 56 करना है मल्टीप्लाई, 0 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 0 5 दूनी 10, 5 से 36, 0 2 3 0 1 4 0 3 2 0 में से 4 3 2 0 मुझे करना है माइनस, क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा 36,000। ठीक है, माइनस प्लस से समझना क्या जरूरी है? अगर मैंने पॉजिटिव में कंडीशन निकालनी है तो टोटल पॉसिबिलिटी में से अगर मैं पॉजिटिव माइनस कर दूंगा तो नेगेटिव आ जाएगी। सिमिलरली किस सवाल में मैंने नेगेटिव निकाल दी है पहले कि स्वर एक साथ नहीं आएंगे, तो टोटल नंबर में से माइनस कर दूंगा, क्या आ जाएगा? स्वर एक साथ आएंगे, वो आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक सवाल के अंदर सारे कंडीशन मिला के सीख लेते हैं पूरे परम्यूटेशन के बेसिक्स को। ठीक है, जैसे वो बोल रहा है, चलो ऐसा करो, पहले वीडियो पॉज करो, कितना आपसे हो रहा है उतना करने का ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने करने का ट्राई किया होगा और कुछ कुछ तो कर ही लिया होगा। बोल ऐसे रहा है कि एक वर्ड है इंडिपेंडेंस के अक्षरों की व्यवस्थाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर यूज करने हैं, इनमें से कितनी व्यवस्थाओं में शब्द पी से शुरू होते हैं, सभी स्वर एक साथ आते हैं। थर्ड सवाल है स्वर कभी एक साथ नहीं आते। फोर्थ सवाल है शब्द आई से शुरू होता है और पी पे खत्म होता है। ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कंडीशन क्या बनेगी उसके लिए वर्ड्स काउंट कर लेते हैं, सॉरी लेटर्स काउंट कर लेते हैं, और अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसका अपन डिवाइड में उसको दे देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर जो है वो है 12, यानी 12 का फैक्टोरियल। अब क्या कोई वर्ड रिपीट हो रहे हैं? चलो बात करते हैं पहले आई की, रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। बात करते हैं एन की, एक बार एन आ गया, 2 बार एन आ गया, 3 बार एन आ गया, यानी एन आ रहा है 3 बार सर।
डी रिपीट हो रहा है क्या? जी हाँ, 2 बार डी आ रहा है सर, डी आ रहा है 2 बार। क्या ई रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, ई तो भाई साहब 4 बार आ रहा है। पी रिपीट हो रहा है? नहीं। सी रिपीट हो नहीं रहा। 3 लेटर रिपीट हो रहे हैं, इन तीनों को क्या दे दो? डिवाइड। ठीक है, कर लें सॉल्व। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 पे रुक जाओ। क्यों? क्योंकि नीचे 4 है सर। 3 का फैक्टोरियल यानी 3 मल्टीप्लाई 2, 2 का फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल तो मैं काट ही दूंगा। 3 2 जा 6 होता है सर, 2 से काट दो, 2 4 जा 8। अब सॉल्व कर लो। 5 7 35, 35 4 जा 140, 140 और चलो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 140। ठीक है, अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, मतलब यहाँ पे मैं बैठे क्लास टाइम वेस्ट हो गई, मतलब नहीं है तो बड़ा मल्टीप्लाई करने से। आप मल्टीप्लाई कर लोगे और टोटल नंबर निकाल लोगे। ठीक है, टोटल नंबर निकाल लिया आपने। ये सवाल जब पूछा नहीं है मैंने, वैसे ही निकाल लिया, आगे काम आएगा क्योंकि। ठीक है, टोटल नंबर निकाल लिया मैंने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? पहला सवाल समझो। पहला सवाल ये बोल रहा है कि शब्द पी से शुरू होते हैं। मतलब क्या हुआ? पी को उसने फिक्स कर दिया। टोटल मेरे 12 शब्द, 12 आपके क्या थे? लेटर्स थे। पी को उसने इस बार फिक्स किया है। क्या बोला? शब्द पी से शुरू होता है। पी को फिक्स कर दिया मतलब क्या? पी के बाद आपके 11 और वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, पी के बाद 11 वर्ड्स आ जाएंगे, मतलब क्या है? इन 11 वर्ड्स के अंदर बनेगा कब आपका परम्यूटेशन? 11 में बन गया। इन 11 वर्ड्स में रिपीट हो रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। एन मेरा रिपीट हो रहा था 3 बार, डी हो रहा था 4, सॉरी डी हो रहा था 2 बार, ई हो रहा था 4 बार। ठीक है, यानी कि 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब एक बात याद करना, एक बात याद रखना, मतलब अगर यहाँ तो इसने पी को आगे पकड़ के रखा ना, अगर मान लो वो ऐसा कोई वर्ड जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड जो रिपीट हो रहा है उसको पकड़ के यहाँ पे रखता ना, तो यहाँ पर वो 1 नंबर कम हो जाता, क्योंकि वो वहां पर 1 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, ये समझ गए। अब ये आप सॉल्व कर लोगे। पी 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल 3 2 2, ये कट गया, ये कट गया, 4 आ गया। मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन, सेम सवाल अभी इससे पहले करवाया था मैंने कि सभी स्वर जो हैं वो एक साथ आने चाहिए। अब यहाँ पे आप समझना एक बढ़िया सा कंसेप्ट। सभी स्वर, स्वर कौन कौन से हैं भाई इसके अंदर? स्वर इसके अंदर है, एक तो आई है और 4 ई हैं। बस, और कोई स्वर है क्या? जी नहीं, और कोई स्वर नहीं है। 5 मैंने उठा लिए, 12 में से 5 गए, बाकी 7 वर्ड्स यहां पर हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इसने क्या बोला? सभी स्वर एक साथ हैं। फिक्स तो नहीं किया उसको, मतलब ये 7 वर्ड्स प्लस ये पूरा एक वर्ड किधर रिपीट होगा, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर देखो, स्वर के अंदर 1 2 3 4 5 हैं। स्वर के अंदर क्या है? 5 हैं। तो क्या ये 5 जो हैं ये भी आपस में परम्यूटेशन बना देंगे? जी हाँ, ये 5 भी आपस में बना लेंगे। अब हम लिखते हैं अपॉन के अंदर क्या क्या आ रहा है। इन 7 वर्ड्स में से क्या क्या रिपीट हो रहा है? इन 7 वर्ड्स में एन 3 बार रिपीट हो रहा है और डी 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी एन का फैक्ट, सॉरी एन लिख रहा हूं, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। क्या जो ये अंदर आ रहा है इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? हाँ भाई, 4 बार ई रिपीट हो रहा है, यानी वही 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में क्या बात आई? लास्ट क्वेश्चन में हमने समझ ही लिया था कि जब भी वो बोलेगा स्वर एक साथ आएंगे, उसको एक एंटिटी ले लेंगे, लेकिन अगर उसने उसकी लोकेशन फिक्स नहीं की है तो उसको हम बाकी वर्ड्स के साथ जोड़ देंगे। 8 8 का फैक्टोरियल। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हो रहा है क्या? इन 7 वर्ड्स में कौन सा हो रहा है, इनमें कौन सा हो रहा है, लिख दिया, सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, आ जाएगा। ठीक है, थर्ड चीज निकाल दोगे, टोटल नंबर ऑफ निकाल लिए थे हमने शुरू में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में से स्वर के एक साथ आने की पॉसिबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? जब स्वर एक साथ नहीं आएंगे वो वाली पॉसिबिलिटी आपकी आ जाएगी।
आखिरी सवाल बोल रहा है कि P से शुरू होता है और आपका I पे खत्म होता है, मतलब इसने एक बार क्या कर दिया, दो वर्ड्स को आपके फिक्स कर दिया, P को और I को। अब टोटल 12 वर्ड, 12 के लेटर्स थे, तो यानी कि बाकी 10 लेटर बीच में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी 10 लेटर क्या आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। ये दोनों फिक्स हैं, मतलब 10 का फैक्टोरियल, और वही रिपीटेशन क्या क्या हो रहा है, एन डी और आपका ई जो रिपीट हो रहा है उसको आपने अपॉन में कर दिया, सॉल्व कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है परम्यूटेशन के अंदर, आपने समझ लिया होगा कि सिर्फ आपको आपका दिमाग खुला रखना है कि कोई चीज कहाँ फिक्स करी है, बाकी जो बच गए उसका फैक्टोरियल कुछ रिपीट हो रहा है क्या, वो आपने कर दिया। सारी कंडीशन समझ ली। पहली कंडीशन, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, सारे वर्ड्स हैं, उसमें से निकालना है एन फैक्टोरियल। अगर सारे वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स को यूज करके निकालना है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा, एनपीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पर भी अगर रिपीट हो रहा होता तो अपॉन में हम वो फैक्टोरियल लगा देते, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगली बात कि कोई कंडीशन बनाएगा तो वो कंडीशन हमने बना ली, ठीक है, और उसको अगर कोई वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड में दे दिया, कंडीशन बना दी तो कंडीशन को हमने एक साथ रख लिया। अगर उसकी लोकेशन फिक्स कर रखी है तो उसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ना है, लोकेशन फिक्स नहीं है तो उसको पूरे ग्रुप को एज एन लेटर मानना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ये हो गई आपकी परम्यूटेशन की बेसिक बातें। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हैं परम्यूटेशन के अंदर ही, वो है हमारा एक अल्टरनेटिव मेथड जिसे हम कहते हैं बॉक्स मेथड। ये मेथड समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो ये एन फैक्टोरियल और एनपीआर वाला तरीका है ना, इससे आपका सवाल तो हो जाएगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप के सवाल ऐसे हैं जो कि इस बॉक्स मेथड से बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो सवाल को पहचानना कैसे है, वो सवाल करते हैं फिर बताता हूं आपको मैं। मान लीजिए इसने बोला कि अंक 1 2 3 4 5 से कितनी दो अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों को दोहराया जा सकता है, फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में अंकों को दोहराना पॉसिबल नहीं है। यानी पहली बात क्या, बॉक्स मेथड के अंदर अगर आपको नंबर में बात है और वो नंबर में आप कुछ पुट कर रहे हो, मतलब क्या है कि आपके पास दो अंकीय सम संख्या है, कभी भी ऐसा हो ना कि दो स्पॉट्स है, मतलब आपके पास दो अंकीय सम संख्या है। अब इसमें आपको संख्याओं को की संभावना पता करनी है कि इकाई के अंक पे कितनी संभावना है और इधर कितनी संभावना है। इस तरह की कंडीशन जब भी बनेगी तो हमें बॉक्स मेथड को यूज करना है। अब सवाल समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि दो डिजिट इवन नंबर यानी कि सम संख्या बनानी है, ठीक है, सम संख्या बनानी है, और आपके पास ये पांच है, 1 2 3 4 5, पांच डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। इन पांचों का यूज करके दो अंकीय सम संख्या बनानी है, ठीक है। अब पहली कंडीशन है आपको अंकों का दोहराना, यानी एक अंक जो आपने एक बार यूज कर लिया उसको वापस भी यूज कर सकते हो। अगर ऐसा सवाल आएगा तो क्या करना है, और अगर सवाल में ऐसा है कि आप अंकों को दोहरा नहीं सकते तो क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जब अंकों को दोहराने वाली बात हो। अगर मुझे बताइए ये एक नंबर है, ये इसका इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ठीक है, ये यूनिट डिजिट है और ये सेकेंड यूनिट डिजिट है इसका। तो यूनिट डिजिट के अंदर सम संख्या में क्या क्या आ सकता है, 0 2 4 6 8। पता है आपको सम संख्या मतलब क्या है, जो दो से पूरे पूरे डिवाइडेड हो या फिर 0 2 4 6 8 लास्ट में हो। अब देखो यहां पर क्या है, 2 है और 4 है, यानी ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहां पर दो तरीके के नंबर आप पुट कर सकते हो। सही बात है। अब दो तरीके के नंबर आपने यहां पुट कर लिए, सवाल में बोल रहा है कि आप अंकों को दोहरा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो अंक आपने यहां यूज किया उसको भी यहां पे यूज कर सकते हो। मतलब क्या है, सारे पांचों अंक आप इस जगह पे यूज कर सकते हो। मतलब यहां पॉसिबिलिटी कितनी, 5। अब 5 जितनी पॉसिबिलिटी आए उनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 5 टू क्या हो गया 10, यानी इसका आंसर क्या हो गया 10 हो गया, जब अंकों को दोहराना पॉसिबल है। अब सेकंड बात समझो, अगर अंकों को दोहराना पॉसिबल ना हो तो यहां पर तो देखो, हाँ जब भी आपको बॉक्स मेथड करना है ना, तो सबसे पहले आपको उस बॉक्स की पॉसिबिलिटी निकालनी है जहां पर कोई कंडीशन लगी हुई है। जैसे यहां पर इवन नंबर की कंडीशन है, तो इवन नंबर हमेशा इकाई के अंक से डिसाइड होगा ना, तो आपको पहले इकाई के अंक में संभावना निकालनी है, उसके बाद दूसरे बॉक्स पे जाना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम यहाँ पर जब अंकों को दोहराना अलाउ नहीं है, यानी एक अंक आपने यूज कर लिया तो वापस यूज नहीं कर सकते। अब पहली कंडीशन हम यहां भरेंगे क्योंकि इवन नंबर की कंडीशन फुलफिल करनी है, तो वही बातें हैं कि इनमें से कोई दो अंक आप यहां यूज कर सकते हो, यानी दो पॉसिबिलिटी इस पोजीशन पे हो गई। अब मुझे एक बात बताओ
इस पोजीशन पे अगर आपने कोई एक अंक चाहे 2 या 4 यूज कर लिया, उसको आप वापस यूज नहीं कर सकते ना। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 5 में से एक अंक आपने यहां यूज कर लिया, तो कितने अंक बचे, 4 अंक। तो 4 अंक को आप इधर डाल सकते हो। तो अब क्या आ गया यहाँ पे, 5 की जगह आ गया 4, तो 4 और 2 को कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 2 जा क्या आया 8। ठीक है, समझ में आ गया। एकदम बेसिक बॉक्स मेथड कब यूज करना है, जब हमारे पास कोई अंक है उसमें हमें अलग अलग कंडीशंस रख के संभावना निकालनी है। संभावना निकालते टाइम जिस बॉक्स यानी जिस स्थान पर कंडीशन लगा हुआ है पहले वहां पर संभावना निकालते हैं। सवाल में देखते हैं क्या रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो उस अंक को लेते हुए भी अगले आगे चलेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक एक अंक आगे चलते हुए हम कम करते जाएंगे। अगला सवाल करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। हर बार आपको सवाल में बताएगा कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इज नॉट अलाउड, और अगर गलती से सवाल में नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स अलाउड है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स अगर अलाउड नहीं है, अंकों सॉरी रिपीटेशन ऑफ नंबर अलाउड नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो 100 और 1000 के बीच में से कितनी संख्याएं 0 1 2 3 4 5 अंकों का यूज करके बना सकते हो। अब इसने क्या बोला, इसने बोला 100 से 1000 के बीच की संख्या बनानी है। अब मुझे एक बात बताओ, 100 से 1000 के बीच की संख्या क्या हुई, वो क्या हुई, 3 अंकीय संख्या हुई ना, क्योंकि वो 101 से लेकर 999 तक है। ये क्या है, सारी 3 अंकीय संख्या है 100 को छोड़ के। ठीक है, तो ये क्या है, 3 अंकीय संख्याएं हैं सारी। मतलब क्या है, मुझे 3 अंकीय संख्या बनानी है। कौन से नंबर्स का यूज करके, 0 1 2 3 4 5। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है मेरे पास। ठीक है, सॉर्टेड है एकदम, बिल्कुल सॉर्टेड है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो ना, एक तो रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है पहली चीज। क्या कोई कंडीशन लगी हुई है क्या, यहाँ तो इवन नंबर की कंडीशन थी, पर यहाँ तो इसने सिर्फ इतना बोला 100 से 1000 मैंने निकाल लिया भैया, 3 अंकों की संख्या हो गई। लेकिन जरा एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पर 0 भी दिया हुआ है। अगर मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट नंबर पे अगर मैं 0 को पुट कर दूं, मान लो मैंने बनाया 0 4 5, क्या ये 0 4 5 101 से 999 के बीच में आती है? जी नहीं, क्योंकि 0 अगर फर्स्ट नंबर पे आ जाए तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पहला बॉक्स है इसमें कंडीशन लगी हुई है कि इसमें 0 यूज नहीं करना, इसमें बाकी ये 5 संख्याएं यूज कर सकते हो, यानी बाकी 5 संख्याएं इसमें यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट बॉक्स पे चले, समझ में आ गया 0 वाला कॉन्सेप्ट। तो 0 जब भी आएगा ध्यान रखना है, 0 अगर पुट करेंगे तो वो संख्या नहीं बनेगी, 100 से 1000 के बीच में वो संख्या 2 डिजिट ही रह जाएगी। अब पहला बॉक्स मैंने भर दिया। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर थे मेरे पास 6, उस 6 में से मैंने एक अंक यहां भर दिया, उस अंक के अलावा बचे हुए 5 अंक में सेकंड नंबर वाले बॉक्स में भर सकता हूं। अब यहां पे गलती होने की संभावना क्या हो जाएगी कि आप इस 5 से देख लोगे कि 5 और में से एक गए 4, नहीं, आपको टोटल नंबर में से देखना है, क्योंकि यहां तो कंडीशन लगी हुई थी भाई, कंडीशन में थोड़ी देखना है, आपको टोटल नंबर में से देखना है। टोटल नंबर में से एक अंक मैंने यहां यूज कर लिया, बचे 5, मैंने 5 लिख दिया। अब 5 अंक में से एक और अंक आप यहां यूज कर लोगे, बचे कितने अंक, 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, 6 अंक थे, एक यहां यूज कर लिया, बचे 5, एक यूज कर लिया, बचे 4, तो 5 पंजे 25, 25 चौक 100, यानी कि ऐसे 100 अंक पॉसिबल हैं जो कि 100 से 1000 के बीच में हो और वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं होगा। और ये वर्ड्स आप ये अंक आप यूज कर रहे हो 0 1 2 3 4 5। तो कैसे करना है, सबसे पहले ये निकाल लेना है कि 3 अंक की संख्या कैसे पूछी है उसने। उसके बाद कंडीशन लग रही है क्या, जी हाँ, 0 को देख के पता पड़ जाएगा कंडीशन लग रही है, कंडीशन को पुट कर दिया और बाकी के अंदर पूरी पुनरावृत्ति पॉसिबल नहीं थी, इसलिए हम एक एक स्टेप आगे चले गए। चलिए आगे चलते हैं हम अब कॉम्बिनेशन के ऊपर। परम्यूटेशन की सारी बातें हमने कर ली हैं, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन क्या होता है, दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाई गई विभिन्न चयन। सी मतलब कॉम्बिनेशन, देखो सी वर्ड से याद करो, सी से है चयन। परम्यूटेशन में हमने बनाए थे अरेंजमेंट, व्यवस्थाएं, सी में हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। मतलब मान लो मैं आपको बोल दूं कि ये आपके पास 10 चीजें हैं, इस 10 में से आपको 5 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो वो कितने तरीके हैं जिनसे आप 5 चीजें
सेलेक्ट कर सकते हो। वो तरीके क्या है? कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सी यानी वो चयन है, ठीक है। अब मेरी बात समझना आप, डिफरेंस परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में। मान लो ए बी सी डी ई, ये 5 बच्चे हैं, इन 5 में से आपको 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है, मैंने ऐसे बोला, ठीक है। इस 5 में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है, एक मैंने ऐसे बोला, यहां मैं बोल रहा हूं 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है, और यहां मैं बोल रहा हूं आपको 3 बच्चों का अरेंजमेंट बनाना है। इसका मतलब क्या है? सेलेक्ट करने का मतलब है कि मैं कोई से भी 3 उठा लूं और किसी भी क्रम में उठा लूं। मतलब चाहे मैं बी सी डी ऐसे लिख लूं या सी बी डी ऐसे लिख लूं, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। सेलेक्ट हो रहे हैं बी सी डी, इस 5 में से बी सी डी 3 बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं, किस क्रम में सिलेक्ट हो रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दैट इज कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्बिनेशन। जहां मैं केवल चयन की बात कर रहा हूं, उनके क्रम की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो वो कंडीशन है कॉम्बिनेशन की, अगर सवाल में ऐसा हो। लेकिन परम्यूटेशन में मैं 3 लोगों को सेलेक्ट तो कर ही रहा हूं, और साथ में मैं ये भी देख रहा हूं कि उनका क्रम क्या है, यानी बी सी डी और डी सी बी, ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं इन द पर्पस ऑफ अरेंजमेंट, यानी परम्यूटेशन। परम्यूटेशन के लिए अरेंजमेंट से फर्क पड़ता है, कॉम्बिनेशन में सिर्फ कौन से 3 बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं मुझे उससे मतलब है, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। यानी कॉम्बिनेशन क्या है? पहला स्टेप है चयन करने वाला, और परम्यूटेशन सेकंड स्टेप है। लेकिन पढ़ते हैं उल्टा है, पहले परम्यूटेशन पढ़ते हैं फिर कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे आपको इसको समझना है, ये चीज समझना ना बहुत जरूरी है। सवाल में परम्यूटेशन से सॉल्व करना है या कॉम्बिनेशन से, अगर यही नहीं क्लियर होगा ना तो सवाल क्लियर आपको कभी होगा नहीं आगे, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी सिलेक्शन के बारे में, चयन के बारे में। मान लीजिए एन वस्तु है, एन वस्तु में से आपको आर वस्तुओं को लेकर चयन बनाने हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में एनसीआर। जैसे वहां पे हम बोल रहे थे ना एनपीआर, वैसे यहां पर इस चीज को बोलते हैं एनसीआर। और एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। यानी जो एनपीआर वाला फॉर्मूला था उसमें केवल हम कर रहे थे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल अलग से होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लिया। एनसीआर क्या है? एन वस्तुएं हैं में से आर को चयन करने की कितनी वो है कंडीशंस, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद कर लिया। अब इस फॉर्मूले को रखो साइड में, फॉर्मूले को रखो साइड में। अब मैं आपको एक, लेकिन याद तो रखना है, ऐसा नहीं कि साइड में रख दे तो भूल गए, क्योंकि इस फॉर्मूले से भी सवाल होगा, ठीक है। याद तो रखना है इस फॉर्मूले को, लेकिन जब भी हमारे सवाल में ऐसे आएगा ना, जैसे मान लो आ गया 15C4, तो हमें सॉल्व कैसे करना है वो सीख लो शॉर्ट तरीके से, ठीक है। क्यों? समय बचेगा। मान लो इसने बोल दिया 15C4, सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझना। अगर है 15C4, देखो जो 15 है ना, हमें इसको उल्टा लिखना शुरू करना है, और कितनी बार तक लिखना है? जो नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 4, तो हमें 4 बार इसको उल्टा लिखना है। मतलब 15, 14, 13 और 12, बस 4 टाइम्स तक ही इसको लेके जाना है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है 4। अब अपॉन में क्या करना है? 4 को उल्टा लिख दो बस, 4, 3, 2, 1। 15C4 ऐसा कुछ भी सवाल में आएगा। कैसे करना है? 15 को जो नीचे लिखा हुआ है उतनी बार उल्टा लिखना है। 15, 14, 13, 12, 4 बार लिख दिया। 4 से अब नीचे लिख दो 4, 3, 2, 1। ये आपका 15C4 हो गया। 4 3 जा 12 होता है, और ये 2 7 जा होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 15 चिक्की 90, 9 105 गुना 13, 13 पंजे 65 और 13 एकम 13, ठीक है। 1365 आ गया आपका 15C4। पहला कंसेप्ट सॉल्व करने का, सी वाली चीजों कैसे, जो 15C4 है, जो एन की वैल्यू है, उसको उतनी बार तक उल्टा लिखना है जितनी आर की वैल्यू है, और अपॉन आर को उल्टा लिखना है, पहली चीज। दूसरी बात, जब भी आपके सवाल में ऐसा हो कि जो आपकी आर की वैल्यू है, यानी जो नीचे लिखा हुआ है, वो आपकी एन की वैल्यू के
हाफ से ज्यादा है, यानी कि 15 है तो 15 का आधा क्या होता है 7.5 या 7 मान लो आप, यानी कि 7 से ऊपर अगर r की वैल्यू है तो उसको हम n में से माइनस कर देंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर लिखा हुआ है 15C12, मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं 15 को पीछे 12 बार नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा अच्छा ये हाफ से ऊपर है तो 15 में से 12 को कर दो माइनस, कितना आएगा 3। इसका मतलब क्या है कि 15C12 इज इक्वल्स टू 15C3। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, 15C12 इज इक्वल्स टू 15C3। कैसे, n और r, अगर r की वैल्यू n के आधे से ज्यादा है इसको कर दो r में से माइनस, आ जाएगा 15C3। अब हमारे पुराने तरीके से सॉल्व कर दो इसको, 15C3 3 है ना, तो 15 को 3 बार तक लिखना है पीछे, 15, 14 और 13। अब यहाँ पे है 3 तो 3 मल्टीप्लाई 2, समझ आई, ये आ गया 5, ये आ गया 7, 5 7 35 गुणा 13, 13 पंजे 65, 13 3 39 और 6 455 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया दो बातें। पहली बात क्या, फॉर्मूला को साइड में रख दो, सिर्फ एक बार याद करके साइड में रख दो। सॉल्व कैसे करना है, 15C4 अगर है पहले ये देखना है कि क्या r की वैल्यू उसके आधे से ज्यादा है या कम है। अगर आधे से कम है, जिससे ये 7 से कम है 4, तो ठीक है, 15 को 4 बार लिखो पीछे, 15, 14, 13, 12, अपॉन में आ जाओ 4, 3, 2, 1, हो गया 15C4। अगर r की वैल्यू इसके आधे से ज्यादा है तो पहले r को n में से कर दो माइनस, 15 में से 12 गया 3, तो r की वैल्यू कर दो 3, 15C3। अब 15 को 3 बार पीछे लिखो, 15, 14, 13 अपॉन 3, 2, 1, सॉल्व हो गया। अब हाँ, एक और चीज बता दूं, अगर यहाँ पर C1 है, मान लो 15C1, तो इसका मतलब होता है 15 ही। क्यों, क्योंकि 15 को एक बार लिखोगे, 1 लिखोगे 15 ही आएगा। अगर किसी के आगे C0 है, 14C0, 15C0, तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, किसी के भी आगे C0 है इसका मतलब 1 होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। ठीक है, समझ में आ गई। अब एक सवाल हम कॉम्बिनेशन पे कर लेते हैं, और इस हिसाब से हमारे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक ही चीज है, वो सवाल हम समझ लेंगे तो बेसिक कंसेप्ट कॉम्बिनेशन का समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो अगली सवाल में करेंगे। सवाल को समझते हैं, क्या बोल रहा है, 2 पुरुष और 3 महिलाओं के एक समूह में से 3 व्यक्तियों की एक समिति गठित की जानी है, ये कितने तरीके से किया जा सकता है। पहले तो नॉर्मल बोला इसने कि सर 2 मेल हैं, 3 जो है वो फीमेल हैं, इसमें से मुझे 3 लोगों की एक समिति बनानी है। टोटल मेरे पास 5 लोग हैं, इस 5 लोगों में से अगर वो बोल दे बिना कोई कंडीशन के 3 लोगों की समिति बनानी है तो कितने तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल n, 5, कितने लोगों से समिति बनानी है, r बराबर 3। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, चयन कर रहे हो, किस क्रम में चयन कर रहे हो, दैट इज नॉट आस्क्ड, कितने तरीके से ये समिति बन सकती है। तो क्या हो जाएगा 5C3। अब 3 जो है वो 5 के आधे से ज्यादा है, तो क्या कर देंगे, 5 में से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5C2। 5 में से 3 गए 2, अब 2 है तो 5 को 2 बार तक लिखो पीछे, 5 और 4 अपॉन में 2 into 1, ये आ गया 10। यानी बिना कोई कंडीशन के, सिंपल बात है, 5 लोग हैं, 2 मेल 3 फीमेल, अगर 3 लोगों की समिति बनानी है तो 5C3, नॉर्मल बात हो गई। अब लगाते हैं कंडीशन। अब ये बोल रहा है इनमें से कितनी समितियों में एक पुरुष और 2 महिलाएं, मतलब क्या है, टोटल मेरे 2 पुरुष थे, इनमें से मैं 1 पुरुष लूं, टोटल मेरी 3 महिलाएं थी, इनमें से मैं 2 महिला लूं। इस हिसाब से अगर मैं 3 लोगों की समिति बनाऊं तो वो कैसे बनती है वो समझो। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्योंकि आपको पुरुष लेने हैं 1, टोटल पुरुष कितने थे 2, तो टोटल पुरुष लिखने हैं आपको 2C1। ठीक है, 2C1 मल्टीप्लाई, कितनी महिलाएं थी, 3 महिलाएं थी, उसमें से कितनी महिलाएं लेनी है, 2 महिलाएं लेनी है, 3C2। समझ में आ गया कैसे करना है, पुरुष में से पुरुष को लेना है, महिला में से महिला को लेना है, और आपस में लगा देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2C1 मैंने बताया 1 आएगा तो 2 ही आएगा। अब देखो 3C2 है, आधे से ज्यादा है, 3 से 2 गए 1, यानी 3C1, और 3C1 भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 6, आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी। टोटल कंडीशन 10, और अगर सॉरी टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 10 बन गई, और अगर मैं कंडीशन लगा दूंगा कि अगर 1 पुरुष और 2 महिलाएं चाहिए तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आई होप जो बेसिक्स है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के वो समझ में आ गए होंगे। दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, परम्यूटेशन में क्रम पे ध्यान दे रहा हूँ,
कॉम्बिनेशन में केवल चयन पे ध्यान दे रहा हूँ। परम्यूटेशन के अंदर जो 5-6 तरीके के सवाल बनते हैं, सारी कंडीशंस बनती हैं, वो एक एक करके रिवाइज कर लेना सारी, ठीक है। कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही चीज़ है, बस सॉल्व करने का जो तरीका है, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों, मतलब 10th में के बाद जिन्होंने ह्यूमैनिटीज ली उनको तो पता ही नहीं होगा, और जिन्होंने साइंस ली है उनको भी मुझे पता है कि मतलब 40% लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि ये शॉर्ट ट्रिक भी है सॉल्व करने की। वो स्कूल्स में एकदम बड़ा खोल खोल के सॉल्व करके आए हैं उस फॉर्मूले से, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर वाले से, लेकिन हम यहाँ एकदम शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। एक सवाल मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। अब आपको अगला लेक्चर लेने से पहले इस लेक्चर को पूरा रिवाइज करना है पहले, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, इसको आराम आराम से समझ के करोगे तभी आपको ये ग्रैस्प हो जाएगा। नहीं तो सवाल देखने में लगेगा हाँ समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब वैसा कोई सवाल आएगा आपके सामने तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा तरीका इसमें अपनाना है। तो अगर उस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में चाहिए तो साथ साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ही मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस लेक्चर को, ठीक है। तो आई होप आपको सारे बेसिक्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऑफलाइन आके आप मिल सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।